सभी को नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का टॉपिक है कंटेम्प्रेरी ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर समकालीन मुद्दे क्या हैं, सामयिक प्रवृत्तियां क्या हैं, नए मुद्दे क्या हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के। ये टॉपिक BA थर्ड ईयर और MA प्रीवियस में पुस्तक चलती है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उस पुस्तक के सिलेबस का हिस्सा तो है ही, इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। तो इसके 2 पार्ट में हम चर्चा करेंगे क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो आज हम पार्ट फर्स्ट के अंदर कुछ मुद्दों के ऊपर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई प्रवृत्तियां और उभरते हुए जो मुद्दे हैं उनमें सबसे पहला है शीत युद्ध का अंत। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपको पता है कि विश्व की राजनीति 2 भागों में बंट गई थी। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों विश्व पर अपने प्रभुत्व के लिए प्रयासरत थे। दुनिया 2 ध्रुवों में बंट गई थी, एक साम्यवादी और दूसरा पूंजीवादी या उदार लोकतंत्रवादी। शीत युद्ध दरअसल एक वैचारिक संघर्ष था जिसके अंदर दोनों विचारधाराएं सर्वोच्चता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही थी। लेकिन 1990 के बाद में पूरी यूरोप और सोवियत संघ से साम्यवादी दलों को विदाई दे दी गई और साम्यवादी दलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत संघ तथा पूरी यूरोप में कम्युनिज्म का जो वर्तमान संकट है उसका मुख्य कारण था आर्थिक असफलताएं। दरअसल सोवियत संघ आर्थिक मोर्चे पर बड़ा नाकाम हो गया, वहाँ खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया, आर्थिक दुश्वारियाँ पैदा हो गई। तो आर्थिक मोर्चे पर असफलता के कारण सोवियत संघ का पतन हो गया और दुनिया के अंदर एकमात्र ताकत अमेरिका बनकर उभरा। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, खुलापन और निजी संपत्ति अचानक इम्पोर्टेंट हो गए। जो वर्षों से जी जान से लेनिन की विचारधारा का समर्थन करते आ रहे थे, अब चीख चीख कर कह रहे थे कि लोकतंत्र के बिना समाजवाद की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी उदारवादी लोकतंत्र के साए में ही समाजवाद को ढूंढने लगे। शीत युद्ध के अवसान में दरअसल जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने जो पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्त, पुनर्निर्माण और खुलेपन की जो नीतियाँ अपनाई, उसके कारण भी सोवियत संघ का पतन हुआ। सोवियत संघ का पतन होने के बाद में एकमात्र महाशक्ति अमेरिका बचा और विश्व एक ध्रुवीय बन गया और विश्व 20वीं सदी के अंत में विश्व की एकमात्र महाशक्ति बन गया संयुक्त राज्य अमेरिका। अब विश्व राजनीति 2 भीमकाय शक्तियों के मध्य संघर्ष का स्थल नहीं रही। साम्यवाद की मृत्यु के साथ ही दूसरे भीमकार दत्ते यानी सोवियत संघ की अकाल मृत्यु हो गई और खाड़ी युद्ध में जो अमेरिका ने एक तरफा जीता उससे उसकी शक्ति, प्रभाव और वर्चस्व में अभूतपूर्व वृद्धि हो गई। दुनिया ने देखा कि कंप्यूटर बम से कैसे कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा उसे दी गई कि अमेरिका ने वहाँ बैठे बैठे युद्ध क्षेत्र के अंदर फौजों को उतारे बगैर इराक को नेस्ताबूंद कर दिया, जो उसने कुवैत पर हमला कर दिया था। तो दुनिया एक ध्रुवीय विश्व हो गई और इसी शक्ति बढ़ती हुई शक्ति के कारण अमेरिका चीन को, रशिया को, भारत, जापान जैसे देशों को धमकी देने लगा। उसने कहा कि अमेरिका दुनिया में एक पुलिस बहन की भूमिका निभाएगा। अब दुनिया की नई विश्व व्यवस्था का निर्माण अमेरिका के नेतृत्व में किया जाएगा। आज विश्व की एकमात्र महाशक्ति USA है। वे विश्व का एकमात्र पुलिसमैन है, दादा है, महानायक है। दुनिया में कोई भी एक अकेला देश उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकता, उसे चुनौती नहीं दे सकता। उसके पास इतनी ताकत है कि वह किसी भी देश को आदेश नहीं दे सकता, बल्कि कोई नहीं माने तो उसे दंडित भी कर सकता है। उसके पास अस्त्र शस्त्रों की प्रचंड शक्ति है। उसकी आर्थिक क्षमताएं भी ज़बरदस्त है। विश्व व्यापार का जो है 1/5 यानी 20% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका की है। राष्ट्रों पर दबाव डालने की स्थिति में है और कभी कभी वह मुक्त व्यापार के नाम पे, अनुचित व्यापार के मामले राष्ट्रों के आयात पर मनमाने प्रतिबंध लगाता है या एक तरफा रुकावटें डाल देता है। और अंतर्राष्ट्रीय केवल UNO ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी विश्व वित्तीय संस्थाएं भी आज अमेरिका की मुट्ठी में है। यानी अमेरिका दुनिया में बहुत ताकतवर है। यदि आज चीन अमेरिका को चुनौती देने लगा है, चीन और रूस का जो गठबंधन है वो अमेरिका को चुनौती पेश करने लगा है, लेकिन दोनों की सम्मिलित ताकत भी अकेले अमेरिका का दोनों मिलकर भी मुकाबला नहीं कर सकते। उसकी सैनिक शक्ति और आर्थिक शक्ति बड़ी प्रचंड है। पत्रकार सुरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं कि सोवियत संघ सहित वारसा संधि के देशों का पतन हो गया तथा कुवैत इराक युद्ध में कुवैत की और से निर्णायक भूमिका निभाने के बाद अमेरिका ने उस पूरी विश्व संरचना को पूरी तरह से बदल डाला। अमेरिका न केवल अपने को संसार का एकमात्र सूबेदार मान रहा है बल्कि वास्तव में इस संसार का एकमात्र सूबेदार है भी। आज अमेरिका चाहता है कि दुनिया का प्रत्येक देश उसके सामने नतमस्तक हो और इस मानसिकता का सबसे पहले नज़ारा देखा गया प्रथम खाड़ी युद्ध में, जब कुवैत के मसले पर 1991 में उसने इराक के खिलाफ
द्वितीय महायुद्ध से भी बड़े स्तर का अंतर्राष्ट्रीय युद्ध छेड़ दिया और उसने अब इराक को एकतरफा तरीके से हराया। इसके बाद हैती, रवांडा, बोस्निया और कोसोवो में अमेरिका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। 2001 में आतंकवाद के उन्मूलन के बहाने उसने अफगानिस्तान में न केवल तालिबान का सफाया कर दिया बल्कि अपनी कुठपुतली सरकार का गठन भी अफगानिस्तान में किया। इसके अलावा 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की खुली उपेक्षा करके अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक पर आक्रमण कर दिया और ये आरोप लगाया कि इराक के पास नरसंहार के बड़े हथियार मौजूद हैं, सामूहिक नरसंहार के, लेकिन वास्तव में ऐसे हथियार नहीं थे। अमेरिका का एकमात्र मकसद था सद्दाम हुसैन को समाप्त करना और अब इराक में अपनी कठपुतली सरकार बिठाना और इराक के तेल कुओं पर अपना आधिपत्य स्थापित करना। जॉर्ज बुश ने सुरक्षा परिषद तक को अप्रासंगिक कह दिया था और फ्रांस जर्मनी को उसने दगाबाजों की धुरी बताया और फ्रांस को ये कहा कि अगर उसने साथ नहीं दिया तो नतीजे भुगतने की चेतावनी दी गई। इराक युद्ध के बाद विश्व में अमेरिका की छवि और ज़्यादा ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरी और दुनिया के बड़े ऊर्जा स्रोत अमेरिका के नियंत्रण में आ गए हैं। दुष्ट परमाणु ताकतों से अमेरिका और उसके मित्र देशों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने करीब 100-200 अरब डॉलर की एक NMD विकसित की, यानी नेशनल न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम जो है, नेशनल न्यूक्लियर मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसने जो है विकसित करना चाहा। इसके क्या NMD क्या है, इसके अंदर क्या होता है कि हमलावर मिसाइल को बीच में पता लगा लिया जाता है और उसे अंतरिक्ष में नष्ट कर दिया जाता है। तो अमेरिका जो अपनी सैनिक शक्ति बड़ी तेज़ी से उसने बढ़ाई है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वर्तमान में 21वीं सदी के अंदर जब 2020 चल रहा है तो दुनिया वापस बहुध्रुवीय हो रही है। अमेरिका की ताकत वो नहीं रही जितनी होनी चाहिए। अब उसको कई देश चुनौती देने की स्थिति में आ गए हैं। और पूर्व विदेश सचिव जयंत दीक्षित ने भी कहा था कि सैनिक शक्ति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व में भले ही एक ध्रुवीय लगता हो, लेकिन जनसंख्या, मानव संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, औद्योगिक आपराधिक क्षमता आदि के अर्थ में, आर्थिक शक्ति के अर्थ में एक ध्रुवीयता का आजंत हो रहा है और विश्व ध्रुवीय हो रहा है। क्योंकि हम चीन का 21वीं सदी की जो नई घटना मानी जाती है वो चीन का शांतिपूर्ण उभार। चीन भी एक बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभरा है। आज अमेरिका चीन के साथ व्यापार घाटे में है और चीन सैनिक दृष्टि से भी खुद को शक्तिशाली बना रहा है और दक्षिणी चीन सागर में और प्रशांत महासागर में वो अमेरिका को चुनौती दे रहा है। तो दुनिया धीरे धीरे बहुत ध्रुवीय भी हो रही है। डॉक्टर किसिंगर का मानना था कि द वर्ल्ड इज पॉलीसेंट्रिक नॉट यूनिपोलर, कि दुनिया बहुत ध्रुवीय हो रही है, एक ध्रुवीय नहीं है। चीन के राष्ट्रपति जो थे जियांग जेमिन अप्रैल 1997 में 5 दिवसीय यात्रा में रूस पहुंचे और रूस के साथ उन्होंने एक ऐतिहासिक राजनीतिक घोषणा पत्र में हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में दुनिया को एक ध्रुवीय होने से रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी और दुनिया को बहुध्रुवीय बनाने की कोशिश की जाएगी ताकि एक समता मूलक या लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था स्थापित हो सके। दोनों देशों ने अमेरिका को ये जताने की कोशिश की कि विश्व व्यवस्था एक नेतृत्ववादी न तो हो सकती है और नहीं है। रूस के जो राष्ट्रपति थे बोरिस येल्सिन, उन्होंने कहा कि हम बहुध्रुवीय विश्व चाहते हैं। वर्तमान विश्व व्यवस्था कई ध्रुवों पर टिकी होनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो तीसरी बड़ी घटना है वो ये है कि साम्यवादी गुट का अवसान हो गया। मैंने आपको बताया कि पूर्वी यूरोप और सोवियत संघ के अंदर साम्यवादी गुटों की विदाई हो गई। 1990-91 में महान क्रांतियाँ पूर्वी यूरोप में घटित हुई। साम्यवाद को कब्र में गाड़ दिया गया। 7 नवंबर 1989 को हंगरी में, 29 जनवरी 1990 को पोलैंड में, 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में, 23 मई 1990 को रोमानिया में, 11 जून 1990 को चेकोस्लोवाकिया में साम्यवादी शासन खत्म हो गया। यानी साम्यवाद के जो राष्ट्रगढ़ थे वो सारे एक एक कर ढहते चले गए। फरवरी 1990 में सोवियत संघ की जो कम्युनिस्ट पार्टी की जो सेंट्रल कमेटी थी उसने लेनिनवाद को ध्वस्त करने का क्रांतिकारी मार्ग अपनाया। उसने सोवियत संविधान के उस अनुच्छेद 6 के विलोपन का संकल्प किया जिसमें सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के सत्ता पर एकाधिकार की गारंटी दी गई थी। साथ ही प्रशासन की जो कार्यकारी शक्तियाँ थी वो महासचिव के स्थान पर राष्ट्रपति को सौंप दी गई और सरकार पर पार्टी के नियंत्रण को निष्प्रभावी करने का प्रयत्न किया गया। 1 फरवरी 1990 को सोवियत संघ ने मार्क्सवाद के एक मूल सिद्धांत को स्पष्टतः स्वीकार कर दिया। उसमें घोषणा की कि पार्टी का विचार है कि उत्पादन के साधनों के स्वामित्व सहित
निजी संपत्ति का अस्तित्व देश के आर्थिक विकास की वर्तमान व्यवस्था के प्रतिकूल नहीं है। यानी कहने का मतलब अब यह है, उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व या राज्य या समाज का स्वामित्व न होकर निजी संपत्ति को बढ़ावा दिया जाएगा। साम्यवादी दलों के पतन के पश्चात जो देश थे उनमें बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया। अकेली कम्युनिस्ट पार्टी नहीं रही, स्वतंत्र चुनाव किए जाने लगे, निजी और बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था अपनाई गई और सोवियत गणराज्यों में स्वतंत्रता की बहार आ गई। अब उदार पूंजीवादी व्यवस्था से प्रतियोगिता करने वाली विचारधारा जनित शक्ति गुट का अभाव नजर आता है और अब तो ऐसा प्रतीत होता है कि पूरी दुनिया ही पूंजीवाद के मार्ग पर चल पड़ी है। चीन जहां पर राजनीतिक रूप से तो वहां भी आज भी साम्यवादी शासन है, लेकिन वो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में निजीकरण के मार्ग पर चल पड़ा है। 1990 के एक दशक की एक बड़ी घटना थी जर्मनी का एकीकरण। दरअसल 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी का एकीकरण हो गया। बिना युद्ध और संघर्ष के 45 वर्षों बाद दोनों राष्ट्रों का बड़ी हंसी और खुशी से एकीकरण आधुनिक इतिहास की बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। अगस्त 1961 के अंदर पूर्वी और पश्चिमी बर्लिन को बांटने के लिए एक बर्लिन की दीवार खड़ी हो गई थी और वहाँ पर माइंस बिछाकर तारों की बाड़ लगाई गई थी ताकि कोई सीमा पार नहीं कर सके। यानी पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का स्पष्ट विभाजन हो गया, बर्लिन का भी विभाजन हो गया। लेकिन 9 नवंबर 1989 के ऐतिहासिक दिन है, उस दिन बर्लिन की दीवार तोड़ दी गई और बर्लिन की दीवार का ढहना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। लगभग 29 साल तक ये दीवार रही और 1,78,182 लोग, कोई इसको लांग कर नीचे से निकल गया, कोई दूसरी तरफ भाग से निकल गया। 40,101 लोगों ने अपनी जान जोखिम में डाली और इस प्रयास में 192 लोगों ने अपनी जान गंवाई उस बर्लिन की दीवार को क्रॉस करने के चक्कर में। जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्नों में जो सबसे पहली सफलता उस समय मिली जब 9 नवंबर 1989 को बर्लिन को 2 भागों में बांटने वाली बर्लिन की दीवार को तोड़ने का काम शुरू हो गया और इसके बाद 18 मार्च 1990 को पूर्वी जर्मनी में पहली बार स्वतंत्र चुनाव हुए। फिर 1 जुलाई 1990 को दोनों जर्मनियों का आर्थिक एकीकरण हुआ और दोनों देशों की मुद्रा एक हो गई, यानी वहाँ इकोनॉमिकली भी एक हो गई। और 4 अक्टूबर 1990 को जो जर्मनी के चांसलर थे, बड़े नेतृत्व करता थे हेलमुट कोल, उनके नेतृत्व में एकीकृत जर्मनी की सरकार बनी। क्षेत्रफल में फ्रांस से छोटा किंतु आबादी के लिहाज से 7.8 करोड़ लोगों का देश एकीकृत जर्मनी यूरोप में सबसे शक्तिशाली केंद्र बन के उभरा। लगभग 29 वर्ष बर्लिन की दीवार के पीछे रहने के बाद में दोनों देश एक हो गए। समसामयिक राजनीति के अंदर एक बड़ा मुद्दा ये है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या प्रासंगिकता रही है। एक बड़ा विचारणीय मुद्दा है। शीत युद्ध का अंत हो गया, दुनिया के अंदर गुट बचे नहीं, द्विध्रुवीय विश्व की बजाय दुनिया एक ध्रुवीय हो गई है। सोवियत संघ का पतन हो गया तो ये एक सवाल खड़ा होता है कि क्या निर्गुट आंदोलन अप्रासंगिक तो नहीं हो गया है। खाड़ी संकट उत्पन्न हुआ, फिर अफगानिस्तान में 2001 में आक्रमण किया गया, 2003 में ऑपरेशन इराक की फ्रीडम के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई खास भूमिका नहीं रही। और एक आलोचक कहते हैं कि कहने को तो आज निर्गुट आंदोलन में 116 देश है, पर वे इस समय बिल्कुल बेबूस हैं। उनमें पहले भी कोई विशेष दमखम नहीं है। पहले शीत युद्ध के चलते दोनों महाशक्तियाँ कम से कम इनकी बात सुन लेती थी, पर अब इस आंदोलन की इतनी पूछ नहीं है। हाँ, इसके बैठकें जरूर होती रहती हैं। इसके जो सदस्य देश हैं उनकी आर्थिक हालत इतनी खस्ता है कि उनके नेता हर समय विश्व बैंक से कर्जे की अर्जी लिए वाशिंगटन में मौजूद रहते हैं। विश्व बैंक में अकेले अमेरिका का सर्वाधिक 20% हिस्सेदारी अकेले, यानी चाहे विश्व बैंक हो या मुद्रा कोष हो, उन दोनों के अंदर सबसे ज़्यादा जो पार्टनरशिप है वो संयुक्त राज्य अमेरिका की है। और उस अमेरिका की मर्जी के बिना वहाँ से किसी को कौड़ी नसीब नहीं होती। और ये देश फिलहाल अमेरिका के सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं है। इन देशों में आर्थिक तंगी है, भ्रष्टाचार है, गरीबी है, जन असंतोष है, राजनीतिक अस्थिरताएं हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई खास भूमिका एक आलोचकों का कहना है कि नहीं है। फरवरी 1992 में गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की एक बैठक हुई। उसमें मिस्र ने स्पष्ट रूप से अपील की कि इस आंदोलन को अब समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि सोवियत संघ का विघटन हो गया है, साम्यवादी खेमा जो है उसका पतन हो गया है, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता भी समाप्त हो गई है। लेकिन विशेषज्ञ कहते हैं कि अब भी राजनीतिक भूमिका की बजाय आर्थिक क्षेत्र में इसकी बड़ी भूमिका हो सकती है। खासकर जो नव उपनिवेशवादी शोषण है, जो विकसित देशों के द्वारा विकासशील देशों का जो शोषण किया जा रहा है, विकसित देशों द्वारा विकासशील और अविकसित देशों को जो तैयार माल के बाजार और कच्चे माल और सस्ते श्रम के स्रोत के रूप में इस्तेमाल कर जो उनका शोषण किया जा रहा है, उससे बचाने में निर्गुट आंदोलन की बड़ी भूमिका हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोकतांत्रिकरण में एक बड़ी भूमिका हो सकती है। नस्ल भेद की जो तत्व आज भी मौजूद हैं उनको समाप्त करने में बड़ी भूमिका
हो सकती है। दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए भी एक आंदोलन महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। अब एक संयुक्त राष्ट्र संघ का बढ़ता परिवार, मैंने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के संस्थापक सदस्य 51 थे। आज इनकी संख्या बढ़ के 193 हो गई है। 193वां सदस्य दक्षिणी सूडान बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके जो 17 विशेष अभिकरण हैं और 14 मुख्य कार्यक्रम हैं, वो विश्व के सभी कोनों में मानवता को अपने से जोड़े हुए हैं। जब इराक ईरान युद्ध की समाप्ति हो गई 1988 में, नामीबिया स्वतंत्र हो गया, 1991 में कुवैत को इराक से मुक्त कराया गया, कंबोडिया में शांति बहाली की गई, अफगानिस्तान में तालिबानी शासन का अंत किया गया और 2003 में अमेरिका ने सुरक्षा परिषद की उपेक्षा करते हुए ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया और इराक पे अपना नियंत्रण कर लिया। तो ऐसा लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रासंगिक होता जा रहा है। जिस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ को दरकिनार कर अमेरिका ने इराक पर आक्रमण किया और विश्व बिरादरी की भावनाओं के विरुद्ध उसने कार्रवाई की, उससे ये लगने लगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अब विश्व राजनीति में कोई भूमिका नहीं है। इराक मसले ने साफ कर दिया कि संयुक्त राष्ट्र विश्व की एकमात्र महाशक्ति के लिए तभी तक प्रासंगिक है जब वह जैविक संगठन के रूप में काम करने को तैयार हो। आजकल ये महसूस किया जा रहा है कि द्विध्रुवीय विश्व समाप्त हो गया है, अमेरिका एकमात्र महाशक्ति है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद, उसका एक कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सुरक्षा परिषद को एक सबसे बड़ी बात होती है कि इसको अधिक लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में 5 देश ही वीटो पावर लिए बैठे हैं। आज जर्मनी है, भारत है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है। ये देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहे हैं, एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में भी, संसाधनों के लिहाज से भी, जनसंख्या के लिहाज से भी। तो इन देशों को भी और प्रतिनिधित्व इसमें मिलना चाहिए ताकि ये ज़्यादा लोकतांत्रिक कहलाएगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष थे रज़ाली इस्माइल, उनकी अध्यक्षता में एक कार्यदल गठित किया गया था और उसने कहा कि सुरक्षा परिषद की जो सदस्यता है वो 15 से बढ़ाकर 24 कर दी जाए। 15 से बढ़ा के कितने की जाए? 24। नए 9 सदस्यों में 5 स्थायी तथा 4 क्या हों? अस्थायी हों। इन 5 नए स्थायी सदस्यों में से 2 जर्मनी और जापान हों तथा शेष 3 का चुनाव अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका से किया जाए। 2005 को महाराष्ट्र जो यूएनओ के महासचिव थे कोफी अन्नान, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए 2 अलग अलग विकल्पों वाली सुधार योजना महासभा में पेश की गई और प्रस्तावित सदस्यों की संख्या 15 से बढ़ा के 24 करने का सुझाव उन्होंने दिया। यूएनओ की सदस्य संख्या में वृद्धि के लिए 2 विकल्प इसमें मौजूद हैं कि स्थायी सदस्यों की संख्या में 6 वृद्धि की जाए, यानी 11 कर दिए जाएँ। इसमें अफ्रीका, एशिया, प्रशांत, यूरोप और अमेरिका के 2-2 सदस्य शामिल किए जाएँ और अस्थायी सदस्यों की संख्या में 3 की वृद्धि, यानी टोटल 9 मेंबर बढ़ाए जाएँ। दूसरा विकल्प है कि परमानेंट मेंबर तो 5 ही बने रहें, इसके साथ साथ 8 सदस्यों की एक नई कैटेगरी बनाया जाए और इन सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्षों। अस्थायी सदस्यों की संख्या में केवल 1 की वृद्धि की जाए। ये जो प्रारूप हैं इसमें आतंकवाद को भी कुछ इस प्रकार से प्रभावित कि नागरिकों या असैनिकों की हत्या करने या गंभीर रूप से शारीरिक नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई भी कार्रवाई जिसका उद्देश्य जनता अथवा सरकार अथवा अंतर्राष्ट्रीय संगठन को डराकर उसे काम से रोकना हो तो वो आतंकवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। कुछ और भी सिफारिशें की गई, जैसे सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं, परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए दोषी देशों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की जाए, गैर नागरिक कार्यों के लिए इस्तेमाल होने वाले संवर्धित यूरेनियम का निर्माण बंद किया जाए। 7वां जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सामयिक मुद्दा है वो सैनिक गुटबंदियों का महत्व अब घट रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में सैनिक गुटबंदियों का जाल सा पिस दिया गया था। अमेरिका ने नाटो, सीएटो, सेंटो ये एक सैनिक गठबंधन बनाए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वार्सा पैक्ट जैसी संधियां बनाई। वार्सा पैक्ट तो अब समाप्ति हो चुका है, लेकिन नाटो आज भी अस्तित्व में बना हुआ है। लेकिन नाटो के स्वरूप में बुनियादी परिवर्तन आ गया है और नाटो के अंदर पूर्वी सोवियत संघ खेमे के जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनको भी शामिल किया जा रहा है। शीत युद्ध में कमी आने के साथ नाटो की भांति वार्सा समझौता भी शिथिल होने लगा था। चीन समर्थक जो अल्बानिया था 1968 में इस समझौते से पृथक हो गया था। रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया ने भी इसका विरोध करना प्रारंभ कर दिया था और पोलैंड के श्रमिक आंदोलन के द्वारा भी इस समझौते का विरोध किया गया था। दोनों महाशक्तियों के बीच भी शीत युद्ध समाप्त हो जाने और तनाव सैथल्य के युग का उदय होने के कारण सोवियत संघ के जो राष्ट्रपति थे गोर्बाचोव ने उन्होंने कहा कि वार्सा पैक्ट और नाटो जैसे सैनिक गठबंधन समाप्त होने चाहिए और इसी सुझाव के तहत वार्सा समझौते के सैनिक गठबंधन को 31 मार्च 1991 को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया।
8वीं जो प्रवृत्ति है वो नाटो का पूर्व की ओर फैलाव। रूस ने 1991 में नाटो के साथ जुड़ने की इच्छा प्रकट की थी और उस समय अमल नहीं हो सका। हेलसिंकी शिखर सम्मेलन में जो बिल क्लिंटन और येल्सिन थे, उनमें जिन 5 संबंधों की घोषणा हुई उसमें नाटो और रूस के बारे में भी समझौता शामिल है। कहा गया कि मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों में जो पहले वार्सा पैक्ट में शामिल थे, नाटो का सदस्य बनाया जाएगा। राष्ट्रपति क्लिंटन की पहल पर पूर्वी यूरोप के जो 3 देश थे, पोलैंड और चेक गणराज्य को 1997 में नाटो का सदस्य बनाया गया। 2004 में नाटो ने यूरोप के जो 7 नए सदस्य देशों को जो पूरी यूरोप का हिस्सा थे उनको शामिल कर लिया गया, जो कभी साम्यवादी गुट में थे या वार्सा पैक्ट में थे, जैसे बुल्गारिया, लेटविया, एस्टोनिया, रोमानिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ये सारे के सारे। अब नाटो जो रूस के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। और पूर्व सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने कहा था कि नाटो के पूर्व की ओर फैसले के बड़े गंभीर नतीजे हो सकते हैं और द्वितीय विश्व युद्ध का पश्चिमी देशों की ये बड़ी भारी भूल हो गई। कोसोवो को सर्बिया से पृथक करने की रणनीति के तहत अमेरिकी नेतृत्व में नाटो ने सर्बिया पर 11 सप्ताह तक बमबारी की और नाटो की भूमिका की सर्वत्र आलोचना हुई। तो आज हमने चर्चा की सामयिक जो मुद्दे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के हैं, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको और देखेंगे कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है। क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समकालीन प्रवृत्तियों पर लेख लिखिए या समकालीन प्रवृत्तियों और मुद्दों का वर्णन कीजिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार पेपर में आया है। कोई दिक्कत हो तो आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या कॉलेज के जो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं उसमें लिख सकते हैं। उसका उचित समाधान करने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। कोई समस्या हो तो आप भेज सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि इस कोरोना महामारी में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका लाभ मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।